हाय, मैं आशुतोष सिंह। इस केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें इस कोरोना नामक बीमारी से। और आज आप सभी लोग देखेंगे अपना नया चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो आपका चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर में आप सभी देखेंगे कि किस तरह से तत्वों को हम प्राप्त करते हैं, तत्वों का निष्कर्षण करते हैं। इस संबंध में सबसे पहले आप सभी को ये जानना आवश्यक है कि खनिज पदार्थ क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं खनिज किसे कहते हैं। खनिज, जो कि आप सभी को पता होगा कि खनिज पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खुदाई से प्राप्त करते हैं। खनिज पदार्थ क्या होते हैं? खुदाई से प्राप्त होने वाले पदार्थ, खुदाई से प्राप्त होने वाले पदार्थ। तो खुदाई से जितने भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब इस खनिज में खुदाई से प्राप्त होने वाले पदार्थों में 3 प्रकार के पदार्थ हमें मिलेंगे, जैसा कि इनकी अवस्थाएं ठोस हो सकती हैं या फिर द्रव हो सकती हैं या फिर गैस। इन तीनों अवस्थाओं में आपके खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। और द्रव और गैसों को हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं, और ठोस में जैसे आपका कोयला आता है। और लेकिन कोयले से हम किसी प्रकार की धातु नहीं प्राप्त करते हैं। कोयला आपका कार्बन का अपर रूप होता है। तो हम जिन ठोस खनिज से धातुएं प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? धातु प्राप्त करते हैं। उन ठोस खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, और कहते हैं, अयस्क या और कहते हैं। अब इससे आपको ये पता चल रहा है इस अयस्क की डिफिनीशन आपकी क्या बन रही है। तो अयस्क की डिफिनीशन आपकी बन रही है कि वे खनिज, डिफिनीशन आपकी बन रही है वे खनिज जिनसे शुद्ध धातुएं, प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, और कहते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम आपकी धातु है, और जिसका अयस्क, मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट, जिसका कि अगर हम फार्मूला देखेंगे तो ये आपका होता है Al2O3.2H2O। ये आपका बॉक्साइट का फार्मूला होता है। और दूसरा अगर हम देखेंगे कापर का, अगर हम कापर का अयस्क देखते हैं, कापर एक अयस्क है, कापर एक धातु है जिसका अयस्क आपका मिलेगा कापर पायराइट। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अयस्कों का नाम नहीं ले रहा हूँ। आपकी बुक में बहुत सारे अयस्क मिल जाएंगे। तो कापर पायराइट जिसका फार्मूला होता है CuFeS2। तो ये कुछ अयस्क आपके हैं जिनसे कि हम धातु प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो CuFeS2
यहाँ मुख्य अयस्क किसका हो, कापर का है, और Al2O3.2H2O आपका किसका है, एल्यूमिनियम का है। तो यहाँ से हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं और यहाँ से हम कापर प्राप्त करते हैं। अब इन अयस्कों में बहुत से अशुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों में आपकी आती है गैंग या अधात्री। तो यहाँ पर हम कुछ चर्चा करते हैं गैंग या अधात्री, गैंग या अधात्री। अब गैंग या अधात्री क्या होते हैं? ये अयस्क में उपस्थित पदार्थ होते हैं। कौन से? जैसे अयस्क आप जानते होंगे खुदाई से प्राप्त पदार्थ होते हैं, तो खुदाई से प्राप्त पदार्थों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि बहुत सारे अशुद्धियाँ होती हैं। तो अयस्कों में उपस्थित, इसकी डेफिनेशन बन रही है, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग या अधात्री, गैंग या अधात्री कहते हैं। तो गैंग या अधात्री वे पदार्थ होते हैं जो अयस्कों में, गैंग या अधात्री वे पदार्थ होते हैं जो अयस्कों में पाए जाते हैं जब हम उन्हें खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं जो आपका इस चैप्टर का मेन टॉपिक है धातु निष्कर्षण या धातु कर्म। तो आपका अगला टॉपिक आता है धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण या इसे हम कहते हैं धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी आपकी है धातु कर्म और धातु निष्कर्षण एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। तो धातु निष्कर्षण या धातु कर्म के बारे में हम देखेंगे। अब इसे हम बहुत छोटे रूप में देखें तो ये क्या होता है, जो हमारे अयस्क होते हैं उनसे हम जो धातु प्राप्त करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को, अयस्कों से धातु प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं धातु निष्कर्षण या धातु कर्म। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपकी आ जाती है कि अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहते हैं। तो अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहते हैं। अब यह प्रक्रिया कुछ पदों में पूर्ण होती है। तो धातु निष्कर्षण या धातु कर्म हमारा जो है, उस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे तो विभिन्न पद आते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो धातु निष्कर्षण, अब धातु निष्कर्षण करेंगे तो इसके विभिन्न पद आपके मिलते जाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो धातुएं जो हमारे अयस्क जो हैं वो खनिज पदार्थों के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब उनकी बड़ी बड़ी चट्टानें होती होंगी, तो उनको हम बारीक पीसते हैं। तो पहला पद आता है कि अयस्कों का पीसना। तो सबसे पहले धातु निष्कर्षण करते समय धातुओं के जो अयस्क होते हैं उनको हम बारीक पीस देते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है धातुओं का पीसना। अब इसके बाद दूसरा पद हमारा आता है, तो अयस्कों, जो पिसे हुए अयस्क होते हैं उनका हम सांद्रण करते हैं। तो पिसे हुए अयस्क का सांद्रण, पिसे हुए अयस्क का सांद्रण।
पीसे हुए अयस्क का सांद्रण। अब सांद्रण का मतलब क्या होता है? सांद्रण का मतलब क्या होता है? तो सांद्रण मीन्स आपका आता है कि जो अयस्क होते हैं उनसे हम गैंग या आधात्री को अलग करें। अयस्कों से गैंग या आधात्री को अलग करना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। हालांकि आप जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसके भी कई पद होते हैं, लेकिन अभी जब हम सांद्र कर लेते हैं अर्थात गैंग या आधात्री को अलग कर देते हैं, तब उसके बाद अगला पद आपका आता है निस्तापन। आपका क्या आता है? निस्तापन। अब निस्तापन अगर हम देखेंगे तो निस्तापन जो है एक गर्म करने की प्रक्रिया होती है, और वो भी वायु की अनुपस्थिति में। बस दो बातों का ख्याल इसमें रखना पड़ता है। वायु की अनुपस्थिति में तथा उच्च ताप। अब ताप इतना उच्च नहीं होना चाहिए कि वह पिघल जाए। उच्च ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। और इस निस्तापन प्रक्रिया में अशुद्धियाँ कौन सी दूर होती हैं? इस निस्तापन प्रक्रिया में हमारी जो वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं, इसमें अशुद्धियाँ कौन सी दूर होती हैं? वाष्पशील अशुद्धियाँ। इस प्रक्रिया में वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। अब निस्तापन के बाद अगला स्टेप आता है भर्जन। निस्तापन के बाद अगला स्टेप आता है भर्जन। अब भर्जन भी आपकी ये गर्म करने की, उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया ही है, लेकिन वायु की अनुपस्थिति के स्थान पर आपकी आ जाती है वायु की नियंत्रित मात्रा या वायु की उपस्थिति। वायु की नियंत्रित मात्रा ले लेते हैं, वायु की नियंत्रित मात्रा। अब वायु की नियंत्रित मात्रा में बाकी वही है, उच्च ताप पर गर्म करना। क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। और भर्जन में हमारी जो सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धियाँ होती हैं वे ऑक्साइडों के रूप में दूर हो जाती हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक पद में हम धातु की तरफ, शुद्ध धातु की तरफ बढ़ रहे हैं। इस भर्जन प्रक्रिया के बाद हमारा अगला स्टेप आता है प्रगलन। अब प्रगलन में हम उस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं जो कि अविलेय अशुद्धियाँ होती हैं। ये प्रगलन प्रक्रिया आपकी अविलेय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया होती है। और इसमें हम करते क्या हैं? एक उचित पदार्थ मिलाते हैं जिससे अशुद्धियों को गलाया जा सके, जिन्हें हम कहते हैं गालक। तो उचित गालक मिलाकर भर्जित अयस्क से अविलेय अशुद्धियों को पृथक करना क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। उचित गालक मिलाकर, ये गालक वे पदार्थ होते हैं जो अशुद्धियों को गला देते हैं। तो उचित गालक मिलाकर भर्जित अयस्क से अविलेय अशुद्धियों को पृथक करना प्रगलन कहलाता है। प्रगलन के बाद जो हमारी गलित धातु प्राप्त होती है उससे हम उसका क्या करते हैं? सिंटरन करते हैं। अब सिंटरन जो है आपके जो पहली प्रक्रिया है उसी का जस्ट अपोजिट होता है, विपरीत होता है। इसका मतलब जो हमें छोटे छोटे कणों के रूप में धातु प्राप्त होती हैं, धातुओं के
छोटे छोटे कणों को बड़े कणों में परिवर्तित करना, बड़े कणों में बदलना सिंटरन कहलाता है। बड़े कणों में बदलना सिंटरन कहलाता है। अब सिंटरन के बाद इस पूरी प्रक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? धातु निष्कर्षण। इसी पूरी प्रक्रिया से हम प्राप्त करते हैं धातु, और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहलाती है। हालांकि इसके बाद भी शेष रह जाती है 2% अशुद्धि, शेष रहती है 2% अशुद्धि, और इस 2% अशुद्धि को जब हम निकालते हैं तो हमारी वो नई हेडिंग आपकी बनती है, इसे शुद्ध करते हैं। इसका मतलब धातुओं का शोधन, धातुओं का शोधन। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि धातुओं के शोधन में यही 2% की अशुद्धि को हम दूर करते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, बाकी फिर अगली मुलाकात होगी आपसे।